अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे घंटी बजाकर लाइक कीजिए। बिहार में चुनावी साल प्रारंभ हो चुका है। आज 16 अप्रैल भी हो चुका है और अक्टूबर के महीने में दशहरा के पहले या दशहरा के बाद चुनाव भी होने वाली है। आप और आपकी पार्टी एनडीए में शामिल है। 5 दलों का आपका गठबंधन है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और कई लोगों का कहना है कि सीट शेयरिंग के मामले में जो है बात नहीं बन पा रही। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। स्मार्ट टाइम्स और डेली हंट या जिला ब्यूरो चीफ हैं, अच्छा सवाल आपने किया है। चुनावी साल है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी में लग गई है और एनडीए जो 5 दलों का पार्टी है वो पूरी तरह से मजबूत है और एनडीए के सभी घटक दल आपस में उनकी बैठक हो रही है और कहीं भी ऊहापोह की स्थिति नहीं है। जिनकी जितनी भागीदारी उतनी सीटें निश्चित मिलेगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर की बात है। और आपको बता दूं कि एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव होना है बिहार विधानसभा का और लक्ष्य से अधिक सीटें मिलेगी। कारण डबल इंजन की सरकार, केंद्र और बिहार राज्य की डबल इंजन के सरकार के चलते विकास काफ़ी बिहार में हो रहा है। तो यहाँ की पब्लिक चाहती है कि जो विकास करे उसके साथ हम रहें और एनडीए विकास कर रही है और फिर से सरकार एनडीए की ही बनेगी। जहाँ तक रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र की बात है तो रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी जो है लोगों का कहना है कि यहाँ पर सीट जो है किसकी होगी कहना मुश्किल है। जदयू और लोजपा दोनों दावेदारी कर रही है। धन्यवाद। रफ़ीगंज सीट का रिजल्ट 2020 का भी देखा आप लोगों ने और अभी जो वर्तमान है 2025 में, इसका भी चयन एनडीए में बैठे जो प्रमुख लोग हैं वो सब सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के अनुसार मिलना है या टिकट मिलना है। एनडीए का प्रत्याशी जो भी हो उसका बम्पर जीत होगी। कारण यहाँ पे जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो उनका काम किस प्रकार है, सो उनसे आप सवाल करके पूछ लीजिएगा कि 5 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया रफ़ीगंज विधानसभा के लिए, जनता से कितना उनका जुड़ाव है, क्षेत्र से कितना उनको लगाव है, वो ये स्वयं वो बता देंगे और जनता से आप पूछेंगे तो जनता भी बता देगी। इसलिए रफ़ीगंज विधानसभा में कहीं कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। एनडीए के सभी घटक दल जो दावेदारी जिनकी है वहाँ पे वो अपने तरीके से सर्वे करवाए हुए हैं और सर्वे के अनुसार वो जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको टिकट मिलेगा और एनडीए बहुमत से जीतेगी। रफ़ीगंज में आप लोजपा के दावेदार हैं, लोजपा रामविलास के आप दावेदार हैं और जदयू भी दावेदारी कर रही है। यदि लोजपा की टिकट नहीं मिलती है, जदयू की टिकट मिलती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जदयू के साथ जाएंगे? ये सब ऊपर का जो बैठे हुए एनडीए के सब घटक दल जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सोचेंगे कि किसको हमको लड़ाना है। लोजपा को नहीं मिलेगी या जदयू को मिलेगी, तो ये सब तय करेंगे। कारण विगत अभी 5-7 स्टेटों में जहाँ पे एनडीए का लोग आम जनों में माइनस था, जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जो चुनाव है इन चुनावों में भाजपा का भारी बहुमत से जीत हुआ। लेकिन सभी सर्वे और लोग कहते थे कि यहाँ पे भाजपा रिपीट नहीं करेगी, लेकिन रिपीट करने का मुख्य कारण था कि जो पुराने लोग थे
जो पब्लिक जिसको नकार दी थी, वैसे लोगों को टिकट नहीं दे करके सब नया चेहरा और जिताऊ प्रत्याशी का चयन करके सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और भारी बहुमत से वहाँ के प्रत्याशी जीते और सरकार में आए। तो उसी ढंग से बिहार में भी चुनाव हो, ये सर्वे के अनुसार टिकट का बंटवारा होगा और जो जिताऊ प्रत्याशी है, पब्लिक जिसको चाहती है उसको टिकट देगी एनडीए और वहाँ से एनडीए का बहुमत से जीतेगी रफीगंज से। कई लोगों का मानना है कि अगर यदि दावेदारी कर रही पार्टी को अगर यदि टिकट नहीं मिलेगा तो एक को टिकट मिलेगा तो दूसरा में है जो है भगदड़ मचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भगदड़ नहीं, कहीं किसी के लिए कोई वो नहीं है कि भगदड़ मच करके और कहीं दूसरे दल से जाकर टिकट ले करके वो चुनाव में यहाँ फाइट कर दें। जहाँ पर हैं वहाँ पर तो पब्लिक का रिजल्ट 2020 में आप देखे हैं कि पब्लिक जो चाहती है वही करती है। 10 साल के विधायक रहने के बाद भी जमानत जब्त पब्लिक कराई है तो वो पब्लिक सोचती है कि अब पब्लिक के लिए कितना काम है। आज सबसे बड़ा जो जितना भी योजना है या जितनी भी सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों तक दिलाना एनडीए के सभी घटक दल के सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व तो बनता है, लेकिन बात कोई उठाता नहीं है, कोई कहता नहीं है। तो पब्लिक सब समझती है, पब्लिक और वो पब्लिक जिसको चाहती है उसी को वोट देती है। पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उस वक्त तो आप निर्दलीय कैंडिडेट थे, इसके बावजूद भी जो है मतलब काफ़ी मत दिया लोगों ने और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनको और उनके समर्थकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस संबंध में क्या कहेंगे? ये तो हमारा लगाव है, हम राजनीतिक नहीं करते हैं। रफीगंज में जब से हम आए हैं तो समाज सेवा हमारा मुख्य उद्देश्य है और समाज सेवा करने का माध्यम राजनीतिक करने से ही उनके लोगों तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो हम रफीगंज विधानसभा वासियों का जो संबंध है मेरे से वो राजनीतिज्ञ का नहीं है। मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, उनके लिए हर जाति हर वर्ग के लोगों के साथ हमारा पारिवारिक संबंध है, जिसके कारण वहाँ की पब्लिक चाहती है कि हमारा घर का जिससे आसानी से मैं मिल पाऊँ, अपनी बातों को रख पाऊँ, जो हमारे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़े अधिकारियों से हमारी बात को रख करके हमारा काम करवाएं। तो पब्लिक वैसा चाहती है, करने वाले लोगों के साथ पब्लिक रहती है। आज सब कोई साफ सुथरा काम चाहते हैं, इसलिए हमको 2 बार चुनाव में उप विजेता दुर्भाग्य से मैं रहा हूं, लेकिन पब्लिक तो वोट देने प्रमोद सिंह को ही निकलती है। लेकिन चुनाव के वक्त जाति पाति की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है उससे आखिर कैसे निजात मिलेगी? निश्चित मिलेगी, लोग समझ गए हैं। जात पात करने वाले भी जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। 10 वर्षों एक का पूर्व का 15 वर्ष और एक का 10 वर्ष 25 वर्षों से चाचा भतीजे के बीच में रफीगंज फंसा हुआ है। और विकास तो नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, पूरे बिहार में विकास हुआ, लेकिन पब्लिक भी ये जानती है कि दोनों विधायकों का निजी जो फंड होता है वो फंड का कहाँ काम है और वो काम यदि बोर्ड लगा है तो वो काम का गुणवत्ता क्या है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये बता दूं कि चापाकल घर में देख करके जो कार्यकर्ता हैं इनके 5-5 हज़ार वसूली करते हैं। जो पुराना चापाकल है उसमें पेंट करके और कार्यकर्ता पैसा निकालते हैं। तो पब्लिक सब जानती है इनके कारनामों को कि निजी फंड से इन्होंने कोई काम अभी तक ऐसा नहीं रफीगंज में 25 वर्षों में दिखा जहां कहीं किसी का बोर्ड हो। और पुल पुलिया रोड सड़क बिजली पानी ये सब पूरे बिहार में जब से नीतीश जी बैठे हैं मुख्यमंत्री हैं तब से हुआ है। और उसका यदि कोई जनप्रतिनिधि या विधायक या सांसद कोई कहे कि ये मेरा उपलब्धि है तो ये झूठा उपलब्धि है। आपका निजी फंड 15 करोड़ 5 वर्ष में होता है तो 1 से 30 करोड़ का हिसाब, 1 से 45 करोड़ का हिसाब पब्लिक मांगेगी। और सब पब्लिक जागरूक हो गई है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब जात पात कोई मायना नहीं रखता है। जो प्रत्याशी पब्लिक के बीच में रहेगा, उनका समस्याओं को सुनेगा, उनका सुख दुख में साथ देगा, उसके साथ रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के ही जब
रविवार दिनांक 13 अप्रैल 2025 को बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी अपने समर्थकों को भरोसा देते हुए कहा है कि बिहार में जो है महागठबंधन काफ़ी ताकतवर बनकर उभरेगी और 15 तारीख को जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और माननीय राहुल गांधी भी जो है एक साथ बैठने वाले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ। और इसके बाद बिहार में सीपीआई, माले के भी जो और सेंट्रल में भी जो लीडर हैं, सीनियर लीडर, उनके साथ भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी बैठने वाले हैं और बातचीत करेंगे और महागठबंधन में कोई जो है दरार नहीं रहेगी और ताकतवर बनकर के उभरेगी और एनडीए के जो है करारा जवाब देगी बिहार में। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? और हम लोग भी 17 तारीख को जो है बिहार में बैठेंगे और बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर के भी सभी दलों के साथ। महागठबंधन के लोगों का जो बना था इंडी गठबंधन लोकसभा में, वो तो आज समाप्त हो गया। अब बिहार की बारी है। बिहार में इन लोग बैठेंगे, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन जिन पार्टियों का वो महागठबंधन है, वो पहला शब्द उनका रहता है समाज को तोड़ने का, जात पात अगला पिछड़ा करने का। तो वो क्या सत्ता में आएंगे? जो शुरुआती दौर में ही बैठक के पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पीएम के जो उम्मीदवार हैं, इनका अगला पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो ये जहाँ जात पात पे समाज को बांटना और तोड़ने वाली बात है, वहाँ पब्लिक तो कैसे उनका जीत हो सकता है? नहीं होगा। सब पब्लिक जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब दावा तो कर रहे हैं कि आप लोग जो है चाय पर ही चर्चा कीजिए सभी दलों के साथ मिल करके, लेकिन चर्चा शुरू कीजिए और महागठबंधन जो है मजबूत स्थिति में होगी बिहार के अंदर। वो तो जहाँ भी उनका शासनकाल में जितना भी दंगा फसाद, समाज को तोड़ना, अगला पिछला की लड़ाई करवाना, यही रह गया है। तो पब्लिक समझती है, शांति चाहती है। यहाँ के पब्लिक सब पढ़े लिखे हो गए। पहले वाला युग नहीं था जो आप 70-60 साल तक राज कर लिए। अब जो काम करेगा, जो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म व्यक्ति भारत के गद्दी पर बैठेगा और बिहार के गद्दी पर बैठेगा। आपका जात पात और धर्म के आधार पे समाज को तोड़ने का जब काम करेंगे ना, तो पब्लिक आपको जिस ढंग से रिजल्ट दे रही है कि पिछले बार आपका 27 विधायक था, 19 पर आ गए। उससे ज़्यादा सीट लड़े, 70 सीट लड़े और 19 सीट पर आ गए। तो ये इस बार 19 से कितना होगा मैं नहीं बताऊंगा चुनाव, लेकिन जिस ढंग से उनका वक्तव्य है और जो जिस सोच के साथ वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं, बिहार उसको बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ के युवा जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे और समझदार हो गए हैं। वो समाज में मतभेद नहीं चाहते हैं, लोगों से दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। तो ये महागठबंधन में जितने लोग हैं सिर्फ जात पात और धर्म की बात करते हैं, तो पब्लिक अब धर्म और जाति पाति से ऊपर उठ करके विकास करने वाली सरकार चाहती है, नहीं रह जाएगा। बिहार में ही जन स्वराज के प्रमुख भी जो है मतलब हमेशा अपना जगह जगह घूम रहे हैं या रैली भी कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये भाजपा की बी टीम है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अब उतना अंदर तक जानकारी नहीं है। ये प्रजातंत्र है, भारत का संविधान में सबको अपना पार्टी बनाना और चुनाव लड़ने का अधिकार है। जन स्वराज की जो कुछ नीतियां हैं वो अच्छी है, जो जनता के हित में है वो जन स्वराज। लेकिन भाजपा के कौन सा टीम है ये नहीं जानता मैं, और ऐसा कोई बात तो नहीं लगता है, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है। यदि ऐसा होगा तो वो ऊपर वाले जाने, हमको नहीं पता। ये भाजपा बता पाएगी या फिर जन स्वराज के लोग बता पाएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है आपसे कि अभी हाल के दिनों में जो है मतलब 8-10 दिनों से अचानक जो है प्रतिदिन काफ़ी तेज़ हवा, हल्की फुल्की बारिश और पत्थर भी जगह जगह गिर रहे हैं, जिससे किसानों की फसल जो है काफ़ी बर्बाद हो रही है। इस संबंध में भी किसानों का कहना है और जगह जगह पर आवाज़ उठ रही है कि जो है मतलब किसान बर्बाद हो गए। आपका रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में भी फसल नुकसान होने की बात हो रही है और ज़िले के अंदर भी कई स्थानों पर फसल नुकसान होने की बात हो रही है कि रबी की फसलें जो है बर्बाद हो रही है, किसान तो मर जाएंगे।
सच्चाई इस संबंध है। में क्या कहें? मैं किसान हूँ स्वयं और किसानी स्वयं करता भी हूँ। आज किसानों की हालत प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत दयनीय हो गई। कारण कि जितना भी गेहूं का फसल और रबी फसल था, ये आंधी तूफान बरसात और जो पत्थर गिरा है उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। ये हम लोग चाहेंगे कि किसान जो है हमारे भारतवर्ष के रीढ़ हैं। विशेषकर 65% जो जनसंख्या है वो लोग किसान और मजदूर से जुड़ा हुआ है। तो किसानों का जो नुकसान हुआ है सरकार के नज़र में है और इनको मुआवजा मिलनी चाहिए। कारण मैं स्वयं किसान हूँ और हमारी भी फसल नुकसान हुई है और विशेषकर देव इलाका में तो काफ़ी पत्थर गिरा है और आंधी तूफान से जिस किसान का अभी तक गेहूं खेत में ही लगा हुआ है उसका बाल टूट करके गिर गया, पानी से सब खराब हो गया, तो काफ़ी नुकसान है और किसानों का मुआवजा मिलनी चाहिए उनका सर्वे करके। और हम लोग भी आप लोग के माध्यम से और अपने पार्टी के शीर्षस्थ को इस बात से अवगत कराऊंगा कि किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा में, आंधी तूफान और पत्थर से। इसकी मुआवजा दिलवाने का कोशिश करें। नीलगाय के संबंध में जहाँ तक बात है तो नीलगाय के संबंध में तो देखा जाता है कि औरंगाबाद ज़िले के जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं, आउटसाइड हैं, जैसे आपका रजोई बिजोई हो गया, मदनपुर प्रखंड हो गया, रफ़ीगंज प्रखंड हो गया, कई स्थानों पर जो है नीलगाय हमेशा घूमते रहते हैं। ये तो मैं बताया कि वो नीलगाय का अधिक संख्या होना और किसानों का फसल को बर्बाद करना एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है इस क्षेत्र में। विशेषकर हम तो मदनपुर का क्षेत्र देख रहे हैं, रफ़ीगंज का क्षेत्र देख रहे हैं। किसानों की आधी फसल उन लोग खा जाते हैं और सरकार उस पर कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ये जंगल विभाग के पदाधिकारियों को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसमें भी मुआवजा की मैं मांग करूंगा। सरकार में हूँ, अपने वरिष्ठ नेताओं से इसके बारे में ये समस्या को रखूंगा कि नीलगाय एक बहुत बड़ा समस्या हो गया किसानों के। कई स्थानों पर तो अभी फसल लगी हुई है, फसल कटी भी नहीं है और डेली जो है तेज़ हवा, हल्की फुल्की बारिश और पत्थर जगह जगह गिर रहे हैं, जिससे किसान काफ़ी मायूस हो चुके हैं। किसान काफ़ी मायूस हैं, सत्य बात है। 90% फसल अभी खेत में है, कटा ही नहीं है और अभी बाधक हो गया कि ये आंधी तूफान और पानी के कारण जो हार्वेस्टर है, गाड़ी है, वो जा नहीं सकती है खेत में और आधा फसल तो समाप्त हो गया है आंधी तूफान और पत्थर से। तो जहाँ पत्थर गिरा है वहाँ तो पूरा का पूरा साफ है। तो किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है ये प्राकृतिक आपदा से और मुआवजा मिलनी चाहिए। आप भी एक अच्छे किसान के रूप में जाने जाते हैं, आपको अपना फसल कितना नुकसान है इसका आकलन आपने किया है या नहीं किया है? आखिर लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? करीब 60% हमारे यहाँ जो है गेहूं खराब हो गया और जो चना था और जो फसल रबी फसल लगा हुआ था वो तो अब कटाई भी नहीं होगा उसमें। दूसरा प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में अभी काफ़ी जो है यहाँ पे नीलगाय से काफ़ी परेशान है। नीलगाय के लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। कारण पहले जंगल था, जंगलों में वो सब रहते थे। आज वो जंगल का कुव्यवस्था के कारण जंगल में नहीं रहते हैं। सभी किसान काफ़ी परेशान हैं नीलगायों से भी। सब फसल आधा 25% से 30% फसल तो नीलगाय खा जा रहे हैं और जो बचा कुचा था प्राकृतिक आपदा से फसल समाप्त हो गया। इसलिए किसान हमारे क्षेत्र में काफ़ी परेशान है।